के वोट लेकर असम्बली आने वाले असम्बली का, जमहूरियत का, मुल्क का और मुल्क के अवाम का मजाक उड़ा रहे हैं। एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं, नामुनासिब नारे लगाए जा रहे हैं, ऐवान में बाजे और सीटियां बजाई जा रही हैं, बजट की कॉपियों से डेस्क बजाए जा रहे हैं। आज भी अरकान असम्बली ने ऐवान का तकद्दुस पामाल करके रख दिया, नारे लगाए गए, शोर मचाया गया, गालम गलोच की गई, बदकलामी की गई, यानी वो सब कुछ किया गया तहजीब की जो तहजीब इजाजत नहीं देती है। तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली अली नवाज अवान ने बजट दस्तावेज नून लीग के शेख रोहेल असगर को दे मारी। इस झड़प के दौरान अली नवाज अवान ऐसे कलमात भी कहते पाए गए जो सुनवाते हुए सेंसर करना पड़ रहे हैं। इससे पहले भी यही खबरें थी कि रोहेल असगर साहब ने भी पहले बदकलामी का आगाज किया, उन्होंने भी पहले गालियां बोली। इस बद तहजीबी का सिलसिला उस रोज से जारी है जिस रोज वजीर खजाना शौकत तरीन ने बजट पेश किया था। पहले अपोजिशन ने हंगामा आराई की, यही कुछ किया और फिर अपनी बारी आने पर हुकूमत ने भी बदला ले लिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने तकरीर की तो वफाकी वुज़रा समेत हुकूमती अरकान मुसलसल शोर मचाते रहे। इस ऐवान की आपके पास जिम्मेदारी है, आपने इस ऐवान का जो एहतराम है आपने मजरू करवाया, जनाब स्पीकर मजरू करवाया आपने। शहबाज शरीफ तकरीर करते रहे और हुकूमती अरकान उनकी तकरीर में खलल डालने की कोशिश करते रहे। बाद में शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर भी बयान जारी किया कि आज पूरी कौम ने देखा किस तरह हुक्मरान जमात ने ऐवान में गुंडागर्दी का मुजाहिरा। स्पीकर कौमी असम्बली अरकान को मुसलसल खामोश होने की हिदायत करते रहे, जबकि अपोजिशन अरकान को शहबाज शरीफ को अपने हिसार में लेना पड़ा। शोर शराबा इस कदर बढ़ गया कि स्पीकर को इजलास 20 मिनट के लिए मुलतवी करना। कीमत में 60% इजाफा हो चुका है। गर्दिशी कर्जे 1100 से लेके इस इजलास को सस्पेंड करता हूं, पहुंच चुके हैं। गर्दिशी कर्जे 20 मिनट्स के लिए इजलास को सस्पेंड करता हूं। सालों में जिस बजट को हुकूमत ने पेश किया और आज उस पर अपोजिशन लीडर ने इज़हार ख्याल किया, वो बजट भी हुकूमत और अपोजिशन के झगड़े में काम आया। वो यूं कि दोनों ने बजट दस्तावेज की मदद से ही एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए। किताबों का बंडल लगने से एक सार्जेंट और पीटीआई के रुकन मलिका बुखारी जख्मी भी हुई। तहरीक इंसाफ अरकान का मौक़िफ़ है कि ज़्यादती अपोजिशन अरकान की जानिब से की। हमें तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सिर्फ शराफत ही सिखाई है कि आपने चुप करके सहना है, बातें सुनी है, लेकिन जब यहाँ पे बाकायदा फिजिकल लड़ाइयाँ होती है, खवातीन को मारते हैं, गालियाँ देते हैं। और मैं चैलेंज करती हूँ मीडिया को कि वो अल्फाज चलाएं जो कि एमएलए के गुंडों ने मैंने यहाँ पे बोले। ये देखें मेरा हाथ जख्मी हो, हमारी बहुत सी लेडीज मेंबरान जख्मी हुई। ये गुंडागर्दी की सियासत नून लीग वाले कर रहे थे। हम इनकी माँ बहन की इज्जत करते हैं, हमारी माँ बहनों की इज्जत नहीं करते। यहाँ लेडीज बैठी हुई है पार्लियामेंटेरियन, इनको शर्म नहीं आती है, गालियाँ दे रहे थे। जबकि वजीर तालीम और वजीर माहौलियात ने बजट की कॉपियों की मदद से एहतजाज किया। उठा कर किताबें डस्कों पर मारी गई और फिर एक दूसरे की तरफ देखकर यूं फख्र से मुस्कुराया जाता था जिसे बहुत बड़ा काम कर दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का मौक़िफ़ है कि लड़ाई नून लीगी MNA अली गौहर बलोच के नारों से शुरू हुई, जिस पर तहरीक इंसाफ के नौजवान MNA जज्बाती हो गए। की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिल्लों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांकी राजा की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांकी राजा की सरकार नहीं चलेगी। पीर को भी कौमी
कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान हंगामा आराई हुई थी, जबकि वज़ीर खजाना शौकत तरीन जब बजट पेश कर रहे थे तो उस वक्त अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा यूं ही किया था, जबकि MNA अब्दुल मजीद न्याजी ने भी माइक पकड़कर अपोजिशन रहनुमाओं पर गंदे जुमले। स्पीकर असद कैसर ने ट्वीट किया है कि अरकान का गैर पार्लिमानी रवैया काबिल मजम्मत है। गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल करने वाले अरकान को कल ऐवान में दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसी पर बात करेंगे हमारे साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब शहबाज गिल साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सर, स्पीकर असेंबली तक ने इस चीज को कंडेम किया है, एंड आई एम श्योर कोई भी शख्स जो तहजीब याफ्ता है, तहजीब याफ्ता माशरे का हिस्सा है, वो इस रवैये को कंडेम करेगा। लेकिन आपको नहीं लगता इसमें हम किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते? इसमें दोनों शामिल थे। इसमें अपोजिशन का भी उतना कसूर, हुकूमती अरकान का जिन्होंने लड़ाई की या जुमले कसे, या उससे पहले अपोजिशन वालों ने जुमले कसे, सबका एक जैसा कसूर था। और बड़ा गलत मैसेज किया गया है देखने वालों को जो असेंबली पे इतना एतमाद करते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया अली। देखिए, आप बात दुरुस्त कर रहे हैं। ये जो रवैये हैं, जो एक सिचुएशन है जिसमें हम आज से नहीं, पिछले 20-25 साल से हम जिस तरह की ये सियासत देख रहे हैं ऐवानों के अंदर, वो बहुत अफसोसनाक है। अगर आप शुरू करें तो आपको नजर आएगा कि किस तरीके से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा और उनकी वालिदा नुसरत भुट्टो साहबा की फेक, जाली, बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल, घटिया सोच के साथ जाली तस्वीर बना के उनको हेलीकॉप्टर्स के साथ फेंका गया। और वो लोग आज भी ऐवानों में बैठे हैं और अपने आप को बड़ा बाइज्जत समझते हैं और बाइज्जत एक्ट करते हैं। उसके अलावा जमाइमा खान साहबा के साथ इन्होंने क्या किया, किस तरह की गलीज उनके ऊपर तोहमात लगाई। उसके अलावा अगर आप देखें तो पूरी की पूरी ये 90s की जो दिहाई है, उसमें इन्होंने किस तरीके से लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन की। मैं आपके सामने खुद एक विक्टिम बैठा हूं। जब मैं आया पहला साल 2 साल, किस तरीके से नून लीग ने पहले मेरे मजहब के ऊपर अटैक किए, मेरे अकीदे पे अटैक किए, उसके बाद मेरी जातियात पे अटैक किया। हर तरह की गाली गलोच लोग करते हैं। अच्छा, अब जब इस तरह का आलम होता है, जिस दिन बजट मरियम साहबा में भी तो यही किया गया। मैं यही आपको मैं पूरी बात पहले सुन लीजिएगा। जिस दिन बजट प्रेजेंट हुआ, उस दिन बजट जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर, उनको एक लम्हे के लिए नहीं सुना गया। ये अली गौहर बलोच जो हैं, बुनियादी तौर पे इनका मसला ये है कि ये एक टिकट पे आए जो टिकट इनकी नहीं थी। इनके जो रिलेटिव हैं रजब अली बलोच मरहूम, जो अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो उनकी टिकट थी। उनका बेटा अब तकरीबन 25 साल का है, वो अगला इलेक्शन लड़ने को जा रहा है और नून लीग शायद उसे टिकट देगी। अब ये साहब गंदी गालियां देके, जैसे किसी जमाने में तलाल चौधरी साहब करते थे, ये अपनी लीडरशिप के करीब होने की कोशिश कर रहे हैं। बजट वाले दिन इन्होंने सख्त गलीज इशारे किए। ये पिछले शो समा टीवी का ही शो था, 3 दिन पहले मेरे साथ थे ये। मैंने वहां शो पे इनको पूछा कि आपको जरा शर्म नहीं आ रही थी, जिस तरह के आप गलीज इशारे कर रहे थे वहां पार्लियामेंट में खड़े औरतें आपके इर्द गिर्द थी, और वो मेरी बात सुन के हंस रहे थे आगे से, उनको कोई वाकई शर्म नहीं थी। मैं खुद बैठा था गैलरी में, मैंने खुद देखा कि ये किस तरह के ज़ूमानी, गलीज और ऑब्जेक्शनेबल इशारे कर रहे थे, बातें कर रहे थे, और इर्द गिर्द इनकी अपनी खवातीन मेंबर भी खड़ी थी, हमारी खवातीन मेंबर भी खड़ी थी। तो कहने की बात यह है कि जब आप फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं सुनेंगे, पाकिस्तान में एक मुसद्दका असूल था कि प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुनी जाती थी, भले पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ एहतजाज करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल एहतजाज करे बजट के टाइम कुछ भी, लेकिन जब नवाज शरीफ बोलते थे या प्राइम मिनिस्टर बोलता था तो दूसरे लोग सुनते थे। आप फुटेज निकाल के देखें, इवन जब पनामा में नवाज शरीफ बदतरीन तरीके से झूठ बोल के फंस चुके थे, तब भी उनको सुना जाता था। पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इन्होंने एक लम्हे के लिए बात नहीं करने दी। और हमसे गलती क्या हुई, हमने इनके लीडरान को 2 साल तक चुप करके तकरीरें करने दी। अगर आपको याद हो, शहबाज शरीफ हो, ख्वाजा आसिफ हो, बिलावल जरदारी हो, भाषण देते गए, और जब भी प्राइम मिनिस्टर स्पीच करते थे ये बात नहीं करने देते थे। तो अब हमने ये फैसला कर लिया है कि जो ये करेंगे इनको उसी जुबान में जवाब दिया जाएगा। अगर ये बदतमीजी करेंगे तो जवाब उसी जुबान में होगा, गाली गलौज देंगे तो जवाब मैं आपसे एक सिनेरियो डिस्कस कर रहा हूं सर, लेकिन और इसमें ये सवाल भी इसको ले लें आप, इसको सवाल भी ले लें, इसको लर्निंग भी ले लें आप। फर्ज कीजिए एक लम्हे के लिए कि ये जो गौहर साहब जो कर रहे थे हाईली कंडेमनेबल, मतलब इसकी तो मजम्मत जितनी ज्यादा की जाए उतनी कम है, गलत घटिया काम, बाकियों ने भी जो किया घटिया काम। सर इन्होंने ये काम किया, उसके अगेंस्ट अगर
तहजीब का मुजाहरा पीटीआई के नुमाइंदों ने किया होता, यानी उसके बिल्कुल ऑपोजिट काम किया होता, आपको नहीं लगता कि आज उन पे तनकीद हो रही होती और आज आपको शाबाश दी जा रही होती? नहीं, हुआ ये कि दोनों ने चूंकि एक जैसा काम किया, अब दोनों पे तनकीद हो रही है। सर अली यहाँ पे रुकिएगा, अली यहाँ पर रुकिएगा, अली यहाँ पर रुकिएगा। मैं यहाँ आपसे एक बात पे तो अग्री करता हूं कि गाली का जवाब गाली नहीं होना चाहिए, ये मैं आपसे अग्री करता हूं, यहां तक मैं अग्री करता हूं। लेकिन आपकी ये बात कि आज ये हो रहा होता, आज वो हो रहा होता है, बिल्कुल गलत बात है। अगर ऐसा कुछ कभी हो रहा होता तो 20 साल में इन्हें को नथ ना डालता, 20 साल में इनकी को मजम्मत ना करता, इनको समझ ना आती कि ये काम नहीं करना पब्लिकली। ये तो गाली गलौज 20 साल से कर रहे हैं, ये बदमाश लोग हैं, शरीफ लोग इनके साथ कैसे पूरे आए? ये लोगों का ये वतीरा तो 1990 से चल रहा है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आगे से पाले हुए इनके लोग। तो अगर ये आप ये मुझे बताना चाह रहे हैं कि आप इनके साथ एक ये थप्पड़ मारे तो आप अपना दूसरा गाल आगे कर दें, तो ये उस पर भी थप्पड़ मारेंगे और शाम में टीवी प्रोग्राम किसी और चीज पे हो रहे होंगे, इस चीज पे नहीं हो रहे होंगे। क्योंकि अगर इनकी मजम्मत होनी होती और अगर इनकी मजम्मत हुई होती और अगर वाकई इनको किसी ने सबक सिखाया होता, सोशली इनका कोई बाइकआउट करके, सोशली इनकी कंडेमिनेशन करके, तो ये आज तक ये काम कर रहे होते। मुझे आपसे मैं काउंटर क्वेश्चन करता हूं, कितनी बार प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने स्पीच करने दी है? जब ये नहीं, माफ कीजिएगा, जब ये नहीं करने देंगे स्पीच प्राइम मिनिस्टर को, तो क्या ये दूध के धुले हुए हैं कि इनको स्पीच करने दी जाए? हम वापस गाली तो नहीं निकालेंगे, लेकिन अब हम इन्हें स्पीच नहीं करने देंगे। एक चोर जिसने 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की है, उसे खड़े होकर हम कौम को भाषण नहीं देने देंगे। एक बंदा जिसकी अपनी अखलाकियात ये हैं कि उसने 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की हुई और अब मुल्क से भागना चाहता है, उसको हम भाषण नहीं देंगे, हम एहतजाज करेंगे। गाली का जवाब गाली नहीं देंगे, लेकिन ये बात तय है कि जिस जुबान में बोलेंगे उस जुबान में जवाब आएगा। एक तो होता है शोर शराबा, वो हम भी अब तो बचपन से आप भी देखते आ रहे हैं, ये असेंबली में हुआ शोर शराबा, फिर चले गाली भी हो गई। गाली भी मैं उसको जस्टिफाई नहीं करूंगा, गलत है, लेकिन एक स्टेप आगे बढ़ गए सर। वो स्टेप क्या था? ये जो गौहर अली बलोच साहब कर रहे थे, एक उन्होंने गलत किया, और दूसरा सर जो पीटीआई के वो क्या नाम है, अब्दुल मजीद नियाजी साहब, जो उन्होंने गंदी हरकत की, जो गंदे जुमले उन्होंने कसे बिलावल की तकरीर पे। एक होता है शोर करना, एक होता है ऑब्स्ट्रक्ट करना किसी की स्पीच को, एक होता है गंदे ऐसे जुमले जो खवातीन भी नहीं सुन सकती, और फिर उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है उस हंसी से जो शिबली फराज साहब भी कर रहे हैं, जो दरताज गुल साहब पीछे बैठ के दे रही थी, जो अली अमीन गंडापुर साहब बैठ के अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो तो मैं समझता हूं कि आपको कंडेम करना चाहिए, इससे आपका कद बढ़ेगा सर। मैं अभी आपको बताता हूं, मैं वहीं मौजूद था, मैं वहां मौजूद था गैलरी में, जो बात आप कर रहे हैं। और उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि ये अली गौहर बलोच ये हरकतें उससे पहले कर रहे थे, कादर पटेल उससे पहले गंदी जुबान इस्तेमाल कर रहे थे, आगा रफीउल्लाह जो है वो उससे पहले मुराद सईद के बारे में बहुत ही गंदी और घटिया जुबान इस्तेमाल कर रहे थे। जो आप नियाजी साहब की बात कर रहे हैं, वो तो ऐसी बातें थी ना कि आप स्क्रीन पे चला सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वो बातें कोई बहुत अच्छी बातें नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि बड़ी अच्छी बातें थी, लेकिन वो कम से कम ऐसी बातें थी कि आप स्क्रीन पे चला सके, आपने दिखाई, आप आज भी दिखा सकते हैं। आपको मैं चैलेंज करता हूं, जो आगा रफीउल्लाह कह रहा था वो आप चलाएं, या मुझे इजाजत दें, मैं रिपीट करता हूं, फिर आप चला के दिखाएं, आप बगैर बज के चला के दिखाएं उसे बीप के अलावा, और या वो आके यहाँ कसम दे, या पार्लियामेंट की उस दिन की कैमरा मंगा के देखेंगे वो ये कह रहे। आप वन साइडेड पिक्चर ना ले। अली हमारा गुंडों से बाला है, ये गुंडे हैं, ये गलीज और घटिया हरकतें करते हैं। अगर आप एक आइसोलेशन में देखें तो मजीद नियाजी साहब की वो जो नारेबाजी थी वो दुरुस्त नहीं थी, आइसोलेशन में देखें। लेकिन अगर आप उस एनवायरमेंट में देखें जो जिस तरह की गलीज और घटिया हरकतें अली गौहर कर रहे थे, उससे पहले आगा रफीउल्लाह कर रहा था, और वो बहुत ही घटिया जुबान थी मुराद सईद के बारे में, और घटिया इशारे थे और लगभ बातें थी। मैं आपको दोबारा चैलेंज कर रहा हूं कि आपका टीवी वो चला नहीं सकता, पाकिस्तान का कोई टीवी वो चीजें नहीं चला सकता। और कादर पटेल जो कर रहा था, तो आप उस एनवायरमेंट में तो फिर मजीद मैंने कहा कि आइसोलेशन में मजीद साहब की जो बात है उस पर आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उन तीनों चीजों में, तो मजीद साहब तो फरिश्ते हैं फिर उस हिसाब से। तो आप एक एनवायरमेंट देखें, आप देखें कि आपका वहां पर कोई इब्ने सीना के साथ मुआवजा नहीं है। ये रोहेल असगर साहब जैसे जो पार्लियामेंट के बाहर गंदी गालियां देते हैं, ये वही रोहेल असगर है ना जिसने प्राइम मिनिस्टर को गाली दी थी मरियम नवाज को साथ बिठा के, और मरियम नवाज उस टाइम बहुत खिलखिला के हंस रही थी जब वो गाली दे रहा था प्राइम मिनिस्टर को, और लाहौर में 500 बंदे के सामने जलसे में दी थी। निकालिए फुटेज, चलाइए उनकी। तो कहने का मतलब ये है कि आप, हमारी सोसाइटी एकदम ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कोई सेंट्स की बात हो रही है। आप ये तो देखिए कि पीटीआई का पाला किन के साथ है।
ये बदमाश लोग हैं, उच्चक्के चोर लोग हैं जो सदियों से यहां पर लोगों को डरा के, धमका के, गाली दे के ये काम कर रहे हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि इनके साथ शराफत से पेश आए। हाँ, मैं ये बात आपकी मानता हूं कि गाली का जवाब गाली नहीं है, लेकिन इन लोगों के साथ सख्ती से पेश आना पड़ेगा। ठीक, गिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त। नाज़रीन पर एक वक्फा लेंगे और जो सूरत हाल नाज़रीन आपने वफाक में देखी है, ये सूरत हाल आज हमें सिंध असेंबली में भी नजर आई। वहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ, वहां की सूरत हाल भी आपको बताएंगे इस वक्फे के बाद। नाज़रीन शदीद हंगामा आराई और शोर शराबे में सिंध हुकूमत ने अपना बजट पेश कर दिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बतौर वज़ीर खजाना सिंध का 1477 अरब रुपए का बजट पेश किया। सिंध के बजट में कराची के मेगा प्रोजेक्ट्स और तरक्याती प्रोग्राम की मद में 109 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज़ है। लेकिन इस बजट की सबसे अच्छी बात सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा और मजदूर की कम से कम उजरत 25,000 की तजवीज़ है। इसके मुकाबले में वफाकी और पंजाब हुकूमत के बजट में तनख्वाहों में सिर्फ 10% इजाफा किया गया है, जबकि मजदूर की भी कम से कम उजरत 20,000 रखे जाने की तजवीज़ दी गई है। We are proposing an increase of 20% in the basic salary of all employees for the welfare of labor class and in line with increase in pay of government employees. The minimum wage rate is also being increased to rupees 25,000 per month. कौमी और पंजाब असम्बली की तरह सिंध असम्बली में भी अपोजिशन की तरफ से खासी हंगामा आराई की गई। जैसे ही वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बतौर वज़ीर खजाना बजट पेश करना शुरू किया तो अपोजिशन की जानिब से शोर मचाया जाने लगा, सीटियां बजाई जाने लगी, नारे लगाए जाने लगे। अपोजिशन के शोर शराबे और हंगामा आराई के बायस असम्बली हॉल मछली बाजार का मंजर पेश करने लगा। इसी शोर शराबे में वज़ीर आला सिंध की बजट तकरीर भी दब कर रह गई। Relief and opportunity. सिंध असम्बली में अपोजिशन के रवैये को नजरअंदाज करते हुए वज़ीर आला सिंध ने बताया कि इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, जबकि रवा माली साल के मुकाबला में आइंदा माली साल के दौरान तरक्याती अखराजात में 41% का इजाफा किया गया है। सूबे के तरक्याती अखराजात 329 अरब रुपए मुतवक्के हैं, जबकि सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 222 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़ है। नए माली साल में तरक्याती अखराजात के बाद तालीम और सेहत के शोबाजात के लिए बजट में सबसे बड़ा हिस्सा रखा गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बजट तकरीर में बताया कि बजट में तालीमी शोबे के लिए बड़ा हिस्सा रखा गया है और 14% तालीमी बजट में इजाफा किया गया। तालीम के शोबे के लिए 277 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि सेहत की खिदमात के लिए बजट में 29% इजाफे के साथ 172 अरब रुपए रखे गए। इसके अलावा महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट के बजट में 15% इजाफे के साथ 7.5 अरब रुपए रख दिए गए। इस बजट से 250 डीजल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बेसिस बसें खरीदी जाएंगी। हिदायत के मुताबिक बल्दियात के बजट में 31% इजाफा करके 10.5 अरब रुपए किए जाने की तजवीज़ है, जबकि मकामी काउंसिल्स के फंड्स के लिए 82 अरब रुपए रखे जाएंगे। लोकल काउंसिल्स के 82 अरब रुपए के अलावा सिंध के कचरे यानी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के लिए 8 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सिंध के बजट का सबसे अहम हिस्सा कराची की मेगा स्कीमें हैं, जिसके लिए आइंदा माली साल में सिंध हुकूमत ने 18 अरब रुपए रखे हैं, जबकि कराची के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए तकरीबन 100 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कराची में 39 अरब 62 करोड़ रुपए के मंसूबे तामीर करेगी। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर मकामी इदारों के जरिए 20 अरब रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे, जबकि कराची के मास ट्रांजिट के लिए 28 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़ है। इसी बजट के हवाले से मजीद बात करेंगे। हम मौजूद हैं सिंध के वज़ीर बल्दियात जनाब नासिर हुसैन शाह साहब। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर सबसे अहम मसला बजट आपने अच्छा एलोकेट किया है, खास तौर पे बहुत अच्छी बात है जिसमें आपने मजदूर की कम से कम तनख्वाह को जो है वो पंजाब के मुकाबले में भी आपने ज़्यादा रखा, मगर सर इसमें शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी और यही इल्ज़ाम आप पे पीटीआई लगा रही है, यही इल्ज़ाम आप पे सुप्रीम कोर्ट लगा रही है कि जनाब सिंध का पैसा सिंध वालों पे नहीं लगता, वो यूनुस मेमन का जिक्र होने लग जाता है, न जाने किसी और का जिक्र होने लग जाता है। ये लोग इनके हाथों में जाने से कैसे बचाएंगे आप पैसे को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें, इस तरह के जो परसेप्शन क्रिएट कर दिए गए हैं और कर लिए जाते हैं, आपके इल्म में भी है और फिर पूरा पाकिस्तान जानता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो सिंध में है वो किसी को भी एक आंख नहीं भाती। वो इसलिए बहुत से इदारे जिसमें ज़ाहिर है वफाकी हुकूमतें तो हैं ही, पहले PMLN थी, अब PTI, और फिर उनके ज़ेर असर ही मैं कहूँगा कि जो और इदारे हैं, नैब है, दीगर इदारे हैं, उनकी सुप्रीम कोर्ट तो किसी के ज़ेर असर नहीं रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट से, और बहुत सारे केसेस। और जब इतना ज़्यादा चेक एंड बैलेंस और फोकस हो तो कौन यहाँ पे इस तरह की बात करेगा कि कौन सा अफसर जो है, ज़ाहिर है करते तो बाद में ब्यूरोक्रेट के बगैर अगर सारा इल्ज़ाम हम पर लगाया जाता है या ब्यूरोक्रेट्स पे लगाया जाता है, तो कौन करेगा इस तरह की कोई गलत काम? ये सिर्फ एक परसेप्शन बना दिया गया है। अच्छा, अब एक जी ये कुछ डिलीवर नहीं करते, उसका पैरामीटर क्या है? आप मुझे बताएं कि अगर हम कोई काम नहीं करते तो उसका पैरामीटर, उसका इंडिकेटर, उसका जो हमें वापस जवाब मिलना है वो अवाम है ना। जितने भी यहाँ पे बाई इलेक्शंस हुए हैं वो हमने बड़ी अक्सरियत से जीते हैं, वो सीटें भी हमने जीती हैं जो हमारी नहीं थीं, दीगर लोगों की ज़मानतें तक जब्त होती गई हैं। उसके बरक्स ये इल्ज़ाम अगर आ जाए जी आपकी हुकूमत है सूबाई, तो सूबाई वफाकी हुकूमत PTI की पंजाब में भी है, KP में भी है, बलूचिस्तान में भी वहाँ पे इनकी मखलूत हुकूमत है। वहाँ पे PTI क्यों हारी? जो उनकी अपनी सीट है KP की, जहाँ पे वो सूबाई हुकूमत में भी है, वफाकी हुकूमत में, वो उन्होंने लूज़ की है। दीगर जगहों पे भी उनके लोग हारे हैं, PDM जीती है। तो सिंध में जहाँ पे हमारी हुकूमत है, जहाँ हम खिदमत कर रहे हैं, हम डिलीवर कर रहे हैं, और चेयरमैन पीपल्स पार्टी जो है हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनका विजन के मुताबिक CM मुराद अली शाह साहब, उनकी पूरी टीम काम कर रही है, तो हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों का सपोर्ट मिल रही है। तो हम तो अवाम में जाएंगे ना। कोई अगर आप कह दें या किसी और के कहने से, तो ये नहीं है ना, ये पैरामीटर मेरे बड़ी माजरत के साथ अली हैदर भाई, ये हो गया ना सर। आप लोग आपके लिए इसलिए कह रहा हूँ कि आपने नहीं कहा, लेकिन जिस तरह आता है हमारा परसेप्शन क्रिएट किया जाता है, हमारा पैरामीटर आप नहीं है, हमारे अवाम है, हमारे लोग हैं, जहाँ हमने जाना है, जहाँ हमारे 2008 से अगर आप सब इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी सिंध में हुकूमत है, इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया, तो मेरे अब क्या मैं उन्हें कहूँ, 2008 2013 से ज़्यादा नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में 2018 में मिली। क्या बात है कि हर बाई इलेक्शन जो है हम जीत रहे हैं, हमारा हो या किसी और, ये हकीकत है, ये मान लिया गया बात। लेकिन सर ये भी तो हकीकत है ना। देखिए, हम एक हकीकत यहाँ तस्लीम करते हैं और एक दूसरी हकीकत का सामना करते हैं। आपने कहा इदारे ज़ेर असर होंगे, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट तो ज़ेर असर नहीं सर। जो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस के, चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं, वो भी अपनी जगह आपने सुन लिए मौजूद हैं। फिर क्या कराची में कब्जा नहीं होता? क्या कराची में गैर कानूनी तामीरात नहीं है? यूनुस मेमन क्या एग्जिस्ट नहीं करता? क्या शकील पराडो एग्जिस्ट नहीं करता? क्या इस तरह के लोग नहीं हैं जिन्होंने पार्कों पे कब्जे किए हुए हैं, जिन्होंने नालों पे कब्जे किए हुए हैं? ये आपके अंडर योर वॉच सब कुछ हुआ ना शाह साहब, जब आपकी हुकूमत थी। तो सर ये भी तो हकीकत, इसको भी तो तस्लीम करें। आपने बात की चीफ जस्टिस साहब की, मेरे लिए इंतहाई काबिल इज़्ज़त एहतराम है, मैं उनके लिए कोई कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन मैं मीडिया से, दीगर से तो ज़रूर गिला कर सकता हूँ ना कि आपकी रिपोर्टिंग की वजह से मे भी उनका ध्यान इस तरफ आया हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कह दिया जाता है कि जी कोई यूनुस मेमन सिस्टम चला रहा है कनाडा से, लंदन से तो एक सिस्टम चलता था कराची का, जो अल्लाह के हुक्म से वो ख़त्म हो गया है। तो ये कौन होते हैं मेमन या कोई और जो इस तरह का कोई सिस्टम चलाए? और ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये परसेप्शन ज़रूर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जो भी गैर कानूनी तामीरात अगर जिनकी बात की जाती है, नालों पे कब्ज़े दीगर, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं कराया। अली भाई, आप पूछ सकते हैं कि किस ज़माने में इनको नालों को लीज आउट करके दे दिया गया, किसने किया? ये पीपल्स पार्टी ने यहाँ चाइना कटिंग नहीं की। यहाँ पे हमने पार्कों पे और बच्चों के खेलों के मैदानों पे हमने नहीं कब्जे कराए, कमर्शियल नहीं कराए।
ये जो यहाँ का दावेदार बनते हैं, जो ये जो सिस्टम लंदन वाला चलता था, ये उसके तहत होते थे। पीपल्स पार्टी नहीं करती इस तरह के काम, लेकिन इल्ज़ाम हम पे लगता है। लेकिन आपके तवस्सुत से मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि अगर कोई ऐसा सिस्टम है, कोई एग्जिस्ट करता है, कहीं पे किसी का असर रसूख है, तो ऐसा नहीं होने देंगे। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव मुराद अली शाह साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, कैबिनेट है, असेंबली है, और फिर मेरा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है। वो इस तरह की कोई चीज़ जो गैर कानूनी हो, जो गलत हो, जो आवाम के मफाद के ख़िलाफ़ हो, वो कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि कहीं किसी तरफ से भी ये इजाज़त नहीं है कि लोगों के कब्ज़े कराए जाएं उनके प्लाटों पे, आम आदमी के ख़िलाफ़ कोई बात की जाए। ऐसा नहीं होता। ये एक परसेप्शन ज़रूर क्रिएट किया हुआ है, कभी हो सकता है किसी ने इस तरह की गलती की हो। जी ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर शाह साहब, आपके कीमती वक्त का। पीपल्स पार्टी मज़ीद हमसे बात कर रहे थे। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे। कराची की तजावुज़ात ये बहुत बड़ा मसला है, और गैर कानूनी तामीरात हुकूमती इदारों और इंतजामी मशीनरी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म और तमाम तर वसाइल के बावजूद इंतजामिया को तजावुज़ात हटाने के लिए सख्त मज़ाहमत का सामना है। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने अलादीन पार्क से तजावुज़ात हटाने का हुक्म दिया था, लेकिन जब तजावुज़ात गिराने के लिए इंतजामी मशीनरी वहां गई तो शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। दुकानदार, दुकानों के मुलाजमीन, उनकी तरफ से एहतजाज किया गया, हत्ता कि पुलिस वालों पर पथराव भी किया गया। इसी हंगामा आराई की वजह से आज कराची का राशिद मिनास रोड सारा दिन मैदान जंग का मंजर पेश करता रहा। एंटी इंक्रोचमेंट और बल्दिया उज़्मा कराची के अमले ने अलादीन पार्क में कमर्शियल प्लाजा, रेस्टोरेंट और पेविलियन एंड क्लब को गिराने के लिए कार्रवाई शुरू की, तो वहां मौजूद मुजाहिरीन ने शदीद एहतजाज शुरू कर दिया। पुलिस ने मुजाहिरीन को पीछे धकेलने की कोशिश की और उन पर लाठी चार्ज और आंसू गैस शेलिंग भी की, जिससे कई अफराद जख्मी हो गए, जबकि मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस एहलकारों पर पथराव किया गया। चार्ज और पथराव के नतीजे में पुलिस एहलकार समेत कई अफराद जख्मी भी हुए, जिसके बाद पुलिस ने 6 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। दुकानदारों और मुलाजमीन की हंगामा आराई के बावजूद महकमा इंसदाद तजावुज़ात ने हैवी मशीनरी के जरिए तजावुज़ात को गिराने का काम जारी। तमाम तर हंगामा आराई और शदीद एहतजाज के बावजूद अलादीन पार्क में कायम शॉपिंग मॉल का कॉरिडोर गिरा दिया गया, जबकि शॉपिंग मॉल से मुत्तसिल गैर कानूनी तौर पर कायम रेस्टोरेंट को भी मस्मार कर दिया गया, जबकि पेविलियन एंड क्लब के मरकजी दरवाजे और सिक्योरिटी चौकी को भी आज के ऑपरेशन में गिरा दिया जा चुका है। दूसरी जानिब पार्क में कायम शॉपिंग सेंटर के दुकानदार ऑपरेशन के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। मुतासरीन का मौकफ है कि हमारी दुकानें लीज पर हैं और बल्दिया उज़्मा कराची ने ये दुकानें दी थी, किसी सूरत अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे और ऑपरेशन के खिलाफ खड़े। इनके पास नोटिस नहीं था, ज़बानी ऑर्डर पे ये लोग आए हैं। माना कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, लीज खत्म हो गई थी, स्टे था, आया क्या स्टे एक आवाज़ पे ख़त्म हो जाता है, एक बोल पे ख़त्म हो जाता है, साथ में नोटिस दिया जाता है ना, परमिशन होती है कि ये बिल्डिंग टूटने वाली है, आप इसको खाली कर दो। हमारे पास कोई ऐसा नोटिस नहीं आया हुआ। दुकानें खाली करने का मौका भी नहीं मिला हमें, और ना इन्होंने नोटिस दिखाया। बेरोजगारी का ये तूफान नया खड़ा होगा, हजारों लोग बेरोजगार होंगे। इसके सिलसिले में हुकूमत ने किसी किस्म का भी पहले भी कोई ताउन नहीं किया। दुकानदार और ऑपरेशन के दीगर मुतासरीन के मौकफ के मुकाबले में बल्दिया उज़्मा कराची का कहना है कि 12 एकड़ पर कायम पेविलियन एंड क्लब और शॉपिंग मॉल गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए हैं, जबकि महकमा इंसदाद तजावुज़ात का कहना है कि जितना मर्जी एहतजाज कर लें, ऑपरेशन हर हाल में मुकम्मल किया जाएगा। पार्कों में किसी किस्म की कमर्शियल सरगर्मियों की इजाजत नहीं है। रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल के कॉरिडोर और क्लब के मरकजी दरवाजे को मस्मार किए जाने के बाद इंतजामिया ने शॉपिंग मॉल में कायम 650 दुकानों को वक्त दिया है कि दुकानदार वहां से अपना सामान निकाल सके। KMC हुकाम का कहना है कि तजावुज़ात के लिए तो रोजाना की बुनियादों पर एक्शन जारी रहेगा। कल भी ऑपरेशन के लिए हैवी मशीनरी अलादीन पार्क में पहुंचेगी। ये ऑपरेशन कई हफ्ते तक जारी रहेगा। दूसरी जानिब फेडरल बी एरिया में भी तजावुज़ात गिराई गई हैं। महकमा इंसदाद तजावुज़ात ने कार्रवाई करते हुए 4 एकड़ से जायद रकबे पर कायम 4 दीवारी को गिरा दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने
औरंगी और गुजर नाले पर मौजूद हुक्म इम्तना को कालदम करार देने का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया, जिसके बाद तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन में मजीद तेजी और फैलाव मुतवक्के है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त अरसलान अंजुम साहब, आप नुमाइंदे हैं उन मुतासरीन के जिनके घरों को या जिनके दुकानों को जो है वो गिराने का हुक्मनामा जारी किया गया है। अरसलान साहब, पहले मुझे ये बताएं, आपको अंदाजा है कि इससे पहले जो आप लीज पे रह रहे हैं वो लीज अगर सही नहीं है, वो गैर कानूनी है, तो फिर आपके पास कोई कानूनी दलील या जवाज नहीं है कि आप मौजूदा जगह को अपना कहें या फिर उस पर डटे रहें, क्योंकि हुकूमत को तो वो काम करना है जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। ये बात आपको वाज़े कर दूं कि जिस जगह की बात हो रही है और जिस लीज़ के कैंसिलेशन कह लें या फिर लीज़ के हवाले से जो बात हो रही है, वो जगह आबाद किया था OPP ने, औरंगी पायलट प्रोजेक्ट ने आबाद किया था और KMC ने उन्हें लीज़ दिया। और अगर ये बात कोई कह रहा है, अगर मिसाल के तौर पे कल सुप्रीम कोर्ट ने आर्गूमेंट पेश किया, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि ये लीज़ में भी अगर मैं इसे चेक करवाऊँ तो सारे लीज़ ये जाली निकलेंगे, इस बुनियाद पे अगर ये सारे लीज़ को अगर कैंसिल किया जाए या कह लें, या इस बुनियाद पे सारे लीज़ेस को मे भी करके अगर कहा जाए, हालांकि हमने वो सारे लीज़ेस ट्रिब्यूनल में दिए थे, ट्रिब्यूनल में सारे स्कैन हुए, सारी चीज़ें वेरीफाई हुई, ट्रिब्यूनल ने हमें स्टे दिया, तकरीबन 4 महीने से हमारा स्टे चल रहा है, सारा ये प्रोसेस है पूरा। तो अब ये मे बी के ऊपर हम लीज़ को कैंसिलेशन कर दें या मे बी के ऊपर सारे उन महकमों को अगर छोड़ दिया जाए जिन महकमों ने अगर इसे 2 नंबर लीज़ दिया कह रहे हैं, अगर या फिर अगर लीगलाइज़ किया, तो हमारा ये मौक़िफ़ शुरू से रहा इनके साथ कि हम लीगल प्रॉपर्टी पे बैठे हैं। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था 20 अगस्त 2020 का, उसमें उन्होंने कहा था इंक्रोचमेंट हटाने के लिए और तजावज़ात हटाने के लिए, ठीक है। और ये नाले के अतराफ़ ज़मीन थी, ये आपको मैं डिफ़ाइन करता चलूँ, ये नाले के दोनों साइड जो ज़मीन ये डिमोलिश कर रहे हैं, ये नाले के अतराफ़ ज़मीनें हैं जो कि लीगल ज़मीनें हैं और ये बाबता सर्वे हुई ज़मीनें OPP में के मैप में, और इनके मैप में सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब इन्होंने ये किया कि उनको अगर ज़मीन चाहिए थी तो ये अगर एक कानूनी प्रोसेस है, लीगल एड के तहत हमारे जो कानूनी प्रोसेस है उसको ये अपनाते हैं और इसके तहत इनको पहले रीसेटलमेंट करते हैं, फिर उसके बाद ये लीगली तौर पे लेते हैं। अब हमने ये सारी चीज़ें ट्रिब्यूनल में की, जब ट्रिब्यूनल में सारी चीज़ें उन्होंने वेरीफाई करके लीजेस को, और जब वो लीजेस को वेरीफाई करके हमें स्टे दिया, और इसी तरह हाई कोर्ट के जज जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इसमें स्टर्निंग ऑर्डर दिया कि ये हमारा ये जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर वजाहत दे सुप्रीम कोर्ट कि उन्होंने 30 फीट वाइड रोड का राइट एंड लेफ़्ट कहा था या नहीं, और वाजे करे कि रीसेटलमेंट कंपनसेशन और रिहेबिलिटेशन के प्लान क्या है। तो जब ये जस्टिस हसन रिजवी ने ये सवालात किए तो वो मोअज़्ज़िज़ अदलिया है और मोअज़्ज़िज़ अदालत के वो लोग हैं जिनको इतनी आसानी से आप रद्द नहीं करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये कल प्रोसीडिंग हुई, हमारी परसों जो प्रोसीडिंग हुई गुज़िश्ता, तो जब इसमें 2 वर्ड में ख़त्म कर दिया गई बात कि ये लीजेस सही नहीं है, अगर इन लीजेस को स्कैन कराया जाए या वेरीफाई कराया जाए तो क्या ट्रिब्यूनल ने वेरीफाई सही नहीं कराया? पहला सवाल। सेकंड, अगर यानी आप ये कह रहे हैं अरसलान साहब कि ट्रिब्यूनल ने इस लीज को वेरीफाई किया, लीज आपकी जेन्युइन है, लीज आपकी जाली नहीं है, तो अब आपकी इस वक्त डिमांड क्या है? या आपको यहीं पर रखा जाए क्योंकि आपकी लीज जेन्युइन थी और आप लीगली बैठे हुए हैं, या आप इसके अगेंस्ट कंपनसेशन मांग रहे हैं? देखिए, मेरी सबसे पहली डिमांड है, अगर उन्होंने कहा कि ये लीज़ 2 नंबर है या 2 नंबर हुई है, ये चीज़ों को आप अपने जजमेंट में लिखें। पहली बात, इन्होंने अभी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है इसमें अभी तक नहीं मेंशन हुआ कि ये लीज़ जो है जाली थी या गलत तरीके से की गई थी, गलत इदारों ने की। अच्छा। क्योंकि अगर ये हो जाता है तो फिर हम उन इदारों के ख़िलाफ़ जाएंगे। क्योंकि हमारा ये कानूनी हक होता है कि कोई भी महकमा हमें अगर लीज़ दे तो हम उसके खिलाफ, अगर वो 2 नंबर तरीके से लीज़ दे रहा है और वो घर में बैठ के पेंशन ले रहा है और वो वही इदारा आज सुबह आकर हमारे घरों पे खड़ा हो जाता है, तो ये हमारा लीगली प्रोसेस है और हमारी राइट्स है और हर पाकिस्तानी का राइट्स है कि हम उसके खिलाफ बोलें कि आपने हमारे साथ ज़्यादती क्यों की। और हमारे इन सब सवालात का जवाब ये कभी दे नहीं सकते, सारे इदारे नहीं दे सकते। आज तक हमें, आपके बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम बुलाया, हमें किसी प्रोग्राम में किसी ने वाज़ेह तौर पर सवालात का जवाब भी नहीं दिया। और हमने ये तकरीबन 15 फरवरी से हमने ये मुहिम शुरू की, तकरीबन 8 से 10 बार हमने एहतजाज प्रेस क्लब के सामने किया और तकरीबन 8 बार हमने तकरीबन प्रेस क्लब के अंदर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं इसके ऊपर। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर ये जजमेंट आ जाए सुप्रीम कोर्ट की वाज़े, तो क्या फिर हम उन सारे ट्रिब्यूनल्स के स्टे और जस्टिस हसन रिजवी के जो उन्होंने कहा था कि वजाहत दे सुप्रीम कोर्ट ये सारी चीज़ें, क्या हम उन्हें कैंसिल कर देते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के जज मुअज़्ज़िज़ जज हम गुलजार अहमद साहब हमें ये वाज़े करें
अपनी जजमेंट में बाकायदा ये लिखे, मेंशन करे कि ये इन्हें जो लीज दी गई वो लीगलाइज नहीं है, 2 नंबर लीजेस दी गई हैं, ताकि फिर हम इनके ऊपर कार्रवाई कर सकें। और सेकंड ऑफ, अगर वो लीजेस 1 नंबर और जेन्युइन हैं तो फिर हमें कंपनसेट किया जाए। जो हमारा लीगल प्रोसेस है उसको अपनाते हुए, हमारे वकील ने तो ये बात कही है कि उसको अपनाते हुए उनको कंपनसेट किया जाए। और हमारे साथ ज़्यादती की ये है हमारे साथ कि जिस तरह आज सुबह, अभी देखें लीगली तौर पे होता ये है, जब तक जजमेंट नहीं आ जाती तो सारे स्टेज वो मौजूद होते हैं उस वक्त। हमारे साथ ज़्यादती ये हुई कि आज सुबह हमारे पास लोगों के जो हमारे ग्रुप्स में हैं या हमारे पास जो नंबर्स वगैरह हैं उनकी कॉल आना शुरू हो गई, गाड़ियाँ लग गई। हालांकि ऐसा नहीं होता, जब तक जजमेंट नहीं आ जाती वो स्टेज आपके ऑथेंटिक रहते हैं। और अब इन्होंने शुरुआत भी कर दी तो हमने उनसे बात भी कहा कि आप थोड़ा सा हमें टाइम दे, खाली करने का टाइम दे। ये जुल्म और जबर और ज़्यादती का कानून इस मुल्क में किसने अपनाने को उनको कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या इन्होंने कहा? साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन एक वक्फा यहाँ पर लेते हैं, वक्फे के बाद बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपसे शेयर करनी है। ये जो यूनुस मेमन का जिक्र हो रहा है और न जाने कौन कौन से, कराची में ऐसे पुरस्कार किरदारों का बहुत पहले से नाम आता रहा है। आज हम इस सेगमेंट जो आने वाला है ब्रेक के बाद, उसमें उन पुरस्कार किरदारों के नामों से पर्दा उठाएंगे। नाज़रीन, कराची पर बज़ाहिर तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन असल में कुछ पुरस्कार किरदार हैं जो कराची पर हुकूमत कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में होने वाली किसी न किसी समाअत में किसी न किसी किरदार का नाम बेनकाब हो जाता। ऐसा ही एक नाम है यूनुस मेमन, जिसका नाम कल सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में एक समाअत के दौरान सामने आया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि यूनुस मेमन सिंध का असल हुक्मरान है और कनाडा से बैठकर कराची पर हुकूमत कर रहा है। शहर का सिस्टम कराची से चलाया जाता है। समा 2 साल पहले ही इस किरदार की निशानदही कर चुका है। कराची में कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी समेत जमीनों को कंट्रोल करने वाले जो भी इदारे हैं, वहां यूनुस मेमन का राज है, वहां यूनुस मेमन का सिस्टम मौजूद है। किसी जमीन पर कब्जा करना हो, वहां चाना कटिंग करानी हो, गैर कानूनी तामीरात करानी हो, तो यूनुस मेमन का सिस्टम जेब ढीली करने वाले की मदद करता है। यूनुस मेमन के मुबैना तौर पर अहम तरीन शख्सियात से ताल्लुकात है। इसके पास तकरीरियों और तबादलों कराने की ताकत है, गैर कानूनी तामीरात को कानूनी करार दिलवाने की ताकत है। इदारों में काम करने वाले यूनुस मेमन के सिस्टम का हिस्सा बने तो इन्हें मनपसंद तकर्रियां मिलती हैं, मुअत्तल हो जाएं तो बहाली मिलती है। बदले में गैर कानूनी तरीके से कमाई गई रकम असल हिस्सेदारों तक पहुंचानी होती है, यानी यूनुस मेमन तक पहुंचानी होती है। और फिर यूनुस मेमन जिनके ईमा पर किंग मेकर बना हुआ है, वो ये रकम उन तक पहुंचा देता है। सिस्टम को पहले मंजूर काका और शब्बीर बम्बार्ड चलाते थे। गुज़िश्ता कई साल से कनाडा में मौजूद यूनुस मेमन खालिद यूसुफी जलाल, जुबैर उर्फ डीसी और आतिफ अमरीकन की मदद से चलाता है। ज़राए के मुताबिक यही यूनुस मेमन SBCA, KDA, MDA और LDA में तकर्रियाँ कराता है। सरकारी ज़मीनों के मामलात में किंग मेकर के तौर पर जाने जाने वाले यूनुस मेमन के सिंध की अहम तरीन सियासी शख्सियत से करीबी ताल्लुकात हैं। इसी यूनुस मेमन का सिस्टम खाली सरकारी ज़मीनों पर कब्जे, चाइना कटिंग और गैर कानूनी तामीरात का काम मुमकिन बना देता है। SBCA हो या KDA, LDA हो या MDA, हर इदारे में अहम तकर्रियाँ यूनुस मेमन की ईमा पर ही होती हैं। यही सिस्टम मुअत्तल अफसरों को बहाल और मनपसंद पोस्टिंग भी दिला देता है। बदले में सिर्फ सिस्टम का हिस्सा बनना होता है और हर 2 नंबर और गैर कानूनी काम करके आमदनी का बड़ा हिस्सा सिस्टम को देना होता है। इसी तरह कराची के एक और पुरस्कार किरदार वसीम बीटर का नाम भी सामने आया था। वो एक मामूली पुलिस एहलकार था, नाजायज जुए खानों के कंट्रोल से तरक्की करता करता कराची का बादशाह बन गया। जिस्म फरोशी, जुए खानों, मनशियात की तिजारत जैसी नाजायज सरगर्मियों से होने वाली आमदन का हिस्सा आला पुलिस अफसरान को पहुंचाता था। वो इतना बाख्तियार हो गया था कि कई आला ओहदों पर तैनातियों में इसकी मर्जी शामिल होने लगी थी। इसकी सरगर्मियां उस वक्त रुकी जब सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची। उस वक्त के डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस बशीर मेमन ने वसीम बीटर की सरगर्मियों और पहुंच का एतराफ़ किया। और वसीम बीटर की पहुंच का अंदाजा लगा ले कि इन एतराफ़ात के बाद सिंध हुकूमत ने बशीर मेमन को सूबा बदर करते हुए उनकी खिदमात वफाक के सुपुर्द कर दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत के ये अहकामात मुअत्तल किए थे। पुलिस के लिए भत्ता वसूल करने के इल्जामात पर वसीम बीटर को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन फिर पुलिस अदालत में उसके खिलाफ कोई सबूत पेश न कर सकी और वसीम बीटर को बरी कर दिया।
इसी तरह अदालत में ही अवैस मुजफ्फर टप्पी का नाम भी सामने आया था। एक शहरी ने अपनी दरख्वास्त में इल्जाम लगाया कि अवैस मुजफ्फर टप्पी आसिफ जरदारी के मुंह बोले भाई हैं, लेकिन सिंध के डिफेक्टो वजीर आला बने हुए हैं। तब जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी ने सवाल किया था, ये टप्पी कौन है? वो जहां जाते हैं हर कोई टप्पी टप्पी करता है। फिर जमीनों पर कब्जे के केस में भी अवैस मुजफ्फर टप्पी का नाम आया तो अदालत को बताया गया कि वो मुल्क से बाहर कराची पर खुफिया हुक्मरानी करने वाले ये खुफिया किरदार कौन है, कहां से आते हैं, इन्हें कौन लेकर आता है और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती? पूछेंगे तहरीक इंसाफ जनाब हलीम आदिल शेख साहब। शेख साहब शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब ये कौन लोग होते हैं? मुझे तो समझ नहीं आती है कि इन किरदारों को कराची वाले जानते हैं, हुकूमतें नाम नहीं लेती इनका, जब हुकूमत से पूछा जाता है तो वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। ये कौन है? टप्पी क्या करता था? यूनुस मेमन कौन है? शकील पराडो कौन है? ये कौन लोग हैं? देखिए, जो रोकने वाले हैं, जो सिंध गवर्नमेंट वाले, उनके तो ये लोग हैं। सिंध गवर्नमेंट में दो चीज़ें हैं। एक सिस्टम है जो कि गवर्नमेंट चलाता है। सिंध की मिनिस्ट्री एक के पास होती है, ठेका दूसरे के पास होता है, वज़ीर आला कोई होता है, इख्तियार किसी के पास होता है। ये स्टार्ट हुआ था टप्पी के दौर से। ये जब 2007 में ये लोग आए तो इन्होंने तय कर लिया कि हाथी के दांत खाने के और रखने हैं और दिखाने के और रखने हैं, और उसके बाद निज़ाम सिस्टम चलाता रहा। पहले टप्पी था, फिर ओमनी आ गया, फिर इनके लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स वो तब्दील होते रहते हैं वक्त के साथ साथ। फिर ये यूसुफ मेमन आ गया। बहुत सारे किरदार, बहुत सारे लोग आए और गए। उनसे क्या होता है, उनको छूट दे दी जाती है। तो जितने लोग कैबिनेट में नजर आते हैं ये इनके डिसीजन मेकिंग नहीं होती इनके पास। इरिगेशन डिपार्टमेंट है जैसे, वो एक अली हसन जरदारी चला रहा है और वो उसके पीछे कोई और बैठा हुआ है, वो खातून है इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूँगा। मेरा मतलब ये है कि यहाँ सिंध में आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। और कल देखिए, तो आज जब ये बजट पेश करने आए वज़ीर आला साहब, तो मैंने स्पीकर से कहा कि जी आज बजट कौन पेश करेगा? वो यूनुस मेमन करेगा या उसका मुंशी करेगा? चूँकि जब चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि असल हुक्मरान यूनुस मेमन है, और ये यूनुस मेमन जो ये ओमनी का फ्रंट मैन है, ये ओमनी का सब कुछ करता धरता है। इसके नीचे बड़ा निज़ाम है। कराची के डिप्टी कमिश्नर्स ये लगवाता है, तमाम ट्रांसफ़र पोस्टिंग एजी मजीद के थ्रू ये करता है। चूँकि उन पर नैब के केसेस आ गए, अब वो एजी मजीद अनवर मजीद ने यूनुस मेमन को आगे कर दिया। ये कनाडा बैठा हुआ था। ये टप्पी से स्टार्ट हुआ और उसके बाद 2-4 नाम तो आपने लिए। इस शहर कराची वाले हम लोग बहुत सारे नामों को जानते हैं, बहुत सारे किरदारों को जानते हैं। हर मिनिस्टर के आगे 2 फ्रंटमैन हैं, उनसे काम लिया जाता है, वो लोग डील करते हैं। मैं वही तो कहता हूँ कि कराची माफिया के सुपुर्द है। इस वक्त बात यह है कि एक ज़माने में कंटकुटे टंटे हुआ करते थे वो। अच्छा, मुझे एक बात बताइए शेख साहब, आप एक बात बताइए, ये बातें जो आप कर रहे हैं, मतलब सुनने में जो बातें आती हैं, ये खुदा बेहतर जानता है, इन पे तहकीकात होनी चाहिए कि जिस ग्रुप का भी आप एक नाम भी ले रहे हैं, बहुत बड़ा ग्रुप है, इनके जो मालिक हैं वो कुछ अर्सा अभी जेल में भी रहकर आए, तो जो प्ली बार्गेन ये करके आए नैब से, वो इस वक्त कराची की ज़मीनों से वो पैसा जो वो प्ली बार्गेन में दे के आए थे वो कराची की ज़मीनों से रिकवर किया जा रहा है, कब्जे कर करके और इस तरह की हरकतों से। सर, ये इनके पीछे है कौन? और जो कब्जा होता है किसी ज़मीन पे या उसकी, या जो इस तरह की इंक्रोचमेंट होती है, जो उससे पैसा हासिल होता है, वो कनाडा चला जाता है या कनाडा से दोबारा कराची वापस भी आता है? देखिए, वो कनाडा बैठ के भी वो कोई पैसा उसका नहीं है, वो ब्रेन है। उसको सामने आप देखिए ना कितने सफात की सफाई है। वो टूल है ना जी, वो टूल है। टप्पी एक टूल था, वो तो चले रिश्तेदार भी था। अब उसको क्या हुआ, चीफ जस्टिस ने नाम ले दिया। जैसे पहले एक दफ़ा याद हो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने नाम लिया था, वो टप्पी कौन है? अब यार यूनुस मेमन कौन है? उन्होंने टप्पी को भेज दिया। अब यूनुस मेमन को गुम कर देंगे। असल जो पीछे बैठे हैं, असल जरदारी ग्रुप है, असल आसिफ अली जरदारी, बिलावल जरदारी, मुराद अली शाह, ये पीपल्स पार्टी के लोग, ये लोग हैं ना जी। बात ये तो इतनी ज़बरदस्त काम है ना कि चीफ जस्टिस ने किसी और का नाम लिया कि जी जरदारी ये वाला कौन है, उन्होंने कहा ये यूनुस मेमन कौन है, पहले कहा था टप्पी कौन है। इतना नाम फैला देते हैं। अब ये यूनुस मेमन भी एक कारिंदा है, किसी दिन काम आ जाएगा, या ये फारिग हो जाएगा या ऐसे सब चीज़ें छीन लेंगे, पाकिस्तान तो आएगा नहीं। असल का ये खुद है, ये कोई और बाहर का नहीं है, और ये माफिया की तरह ऑपरेट कर रहे हैं। ये इनके फ्रंट मैन हैं। इनकी कोई यूनुस मेमन इज नथिंग, वो जस्ट उसका शेयर होगा बीच के अंदर, बाकी तो ये सारा उससे क्रॉस करके वाइट करके, मतलब वो एक आपके पास एक सबूत है। आप देखिए बड़े वाइब्रेंट रहते हैं, आप अक्सर जो है वो ऐसे मामलात पे बोल भी पड़ते हैं। क्या इन चीजों के कोई ना कोई देखे, गलती करने वाला, गुनाह करने वाला, जुर्म करने वाला कहीं ना कहीं सबूत छोड़ जाता है। अगर पीटीआई के पास या आपके पास सबूत है सर, तो फिर इनको लेके जाएं, एक्सपोज करें। देखिए जी, बात यह है कि नैब आज़ाद इदारा है।
नैब कोई पीटीआई के पास तो है नहीं और एफआईए का डोमेन नहीं आता। जो रियलिटी है उसको समझना पड़ेगा। एंटी करप्शन इनकी अपनी है। तो सर नैब ने तो ये सब कुछ किया, नैब ने जो है वो प्ली बार्गन कर लिया, वही साहब दोबारा आके कराची को लूट रहे हैं। नैब ने नहीं किया, नैब ने तो अपनी तरफ से कानून के मुताबिक कार्रवाई की। खैर बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।